हुँ। 19 नंबर से मैं फाइनली क्वालीफाई नहीं कर पाया था। एक क्वेश्चन था और वो सिलेबस में भी इंटरव्यू के डिफाइंड है। यूपीएससी के हाँ, यूपीएससी के कि मोरल एंड इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। अच्छा। अब क्वेश्चन ये था कि आप आर्मी के ऑफिसर हैं, जेएनके में पोस्टेड हैं हुँ। और चारों तरफ से मिलिटेंट्स पत्थर फेंक रहे हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप किसी मिलिटेंट को अपनी गाड़ी की बोनट पे बांधिए हुँ। और ले चलिए ताकि पत्थर फेंकना बंद हो जाए। हाँ। आप किस गाँव के? मेरा गाँव उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है, गाँव का नाम है भटपुरवा। मैंने 2021 में इंटरव्यू दिया, हाँ। 2022 में मेरा मेंस नहीं हुआ, 2023 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। आपका और उल्टा लेकिन progression हाँ, चल रहा था उल्टा आपका। एकदम बिल्कुल यू कर्व। हाँ। और फिर लेकिन इस बार यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हो गया। रवि सर, ये जो यूरोप गए आप और यूएस गए तो काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड हो गया था आपका। तब ये सब छोड़ के वापस इंडिया आना, वो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, क्या मोटिवेट किया आपको? सोने से पहले ये प्लान तो होना ही चाहिए कि कल मुझे क्या करना है। एक्चुअली 6 महीने या साल भर का प्लान होना चाहिए। मेरा अगर यूपीएससी कोई वीक पॉइंट रहा है तो वो आंसर राइटिंग रही है। अच्छा। मुझे हमेशा से लगा कि लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को कुछ अच्छे कैंडिडेट से सराउंड करें जो आपको सपोर्ट करें, और अगर कोई ऐसा हो जिसने एग्जाम क्लियर किया हो तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। कि मैंने देखा कि गाँव में लोगों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है हुँ। और मैं उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेके लाइफ में मैं आगे बढ़ा था। वो बुक आप एक बार ग्लॉस कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। इतना बहुत है मुझे लगता है। कोई एक न्यूज़पेपर अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ से बेसिक आप न्यूज़पेपर फॉलो करते रहिए, प्रीलिम्स इतना काफ़ी है। काफ़ी अच्छे से आंसर लिखा आपने। तो ये इंटरव्यू में कैसे हेल्प किया आपको, यूपीएससी के और यूपी दोनों के इंटरव्यू में? ये सब आप कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे, आप नोट्स भी बना रहे थे, आप फिर टेस्ट सीरीज के जाके उनके भी नोट्स पे थे। ये कैसे किया? जो एथिक्स का पेपर होता जी। है ऐसे होता है, और ऑप्शनल तो हटा दिया, लेकिन ये मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं। तो इनका क्या रोल है अच्छी रैंक लाने में? एवर नोट पे मैंने नोट बनाए हुए हैं, तो एवर नोट में आप GS 1 2 3 तो आप 4 शेयर कर सकते हैं क्या, ताकि हम मतलब लिंक्स डाल सकते हैं अगर कोई एक्सेस करना चाहे? यूपीएससी के भी मेंस से ज़्यादा मेहनत की मैंने इसमें, उसी वजह से ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाया। अब ये मुझे बाद में लगता है कि ये मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वेलकम टू हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ है रवि। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट रवि। हाँ, अभी यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया है 2023 का और उनकी उसमें 21 रैंक आई है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू सो मच। तो रवि, एक आपका जो ब्रीफ एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बताएंगे? मैंने अपनी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर से की है। वहाँ पे मुझे स्काउट्स का शौक़ था, कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर करने का, तो मैंने स्काउट्स में गवर्नर अवार्ड भी ऑब्टेन किया। फिर मैं अंडर ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज आया। वहाँ पे फाइनल ईयर में मैंने कॉलेज पार्लियामेंट का मैं लीडर ऑपोजिशन भी बना। फिर मैं मास्टर्स के लिए IIT गांधीनगर गया, जहाँ पे सेकेंड ईयर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं US में जाके समर इंटर्नशिप कर सकूँ 3 महीनों के लिए। अच्छा। उस इंटर्नशिप ने मुझे मोटिवेट किया कि PhD कर लेते हैं। मेरे पास अभी एज थी सिविल सर्विसेज के लिए, तो फिर मैंने 3 साल की PhD फ्रांस में यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन, जैसे यूरोप गए थे? हाँ, और जर्मनी, वो PhD मैंने कंप्लीट की अपनी। और जब PhD ख़त्म हुआ तो फिर मैंने कहा कि अब समय आ चुका है कि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को दिया जाए। तो फिर मैं इंडिया आया सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को देने के लिए जून 2020 में। रवि सर, ये जो यूरोप गए आप और US गए तो काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड हो गया था आपका, लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी हो सकती है। फिर मतलब ये सब छोड़ के वापस इंडिया आना, वो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, क्या मोटिवेट किया आपको? हाँ जी, मेरा काफ़ी पहले से ये मन था कि एज ए कैरियर मैं हमेशा सिविल सर्विसेज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। जब वो नहीं मिलेगी तो मैं कुछ दूसरा देखूंगा। और जहाँ तक PhD की बात रही तो मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता था, तो मैंने कहा ठीक है, जहाँ तक पढ़ सकते हैं, जब तक पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे। फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने कभी जॉब के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया कि नौकरी करो। और जब मेरी PhD ख़त्म हुई कि तो अब लगा कि अब मेरी इतनी एज हो गई है कि मुझे सिविल सर्विसेज देना पड़ेगा, नहीं तो मेरे अटेम्प्ट्स छूटने लगेंगे। अटेम्प्ट्स रहेंगे लेकिन एज चली जाएगी, है ना? ऐसा। तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, एक बार रिस्क लेते हैं, ऐसे मुझे ज़िंदगी भर पछतावा होगा कि मैंने ये एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो मैंने कहा ठीक है, चलते हैं इंडिया। अगर सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैंने जो PhD की है उस बेसिस पे मुझे इंडिया में कुछ ना कुछ तो मिल जाना चाहिए। मतलब प्लान भी आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था इससे। मुझे इसमें एक मतलब एक सवाल पूछना था कि आपने जो UPSC का बोला या सिविल सर्विसेज का बोला कि आफ्टर PhD आप करने वाले, एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरे पास PhD है, और नहीं हो गया तो फिर भी मतलब पेपर लिखते हुए ऐसे कभी आप ये नहीं थे डाउट में कि हाँ भाई मेरा कुछ नहीं होगा? ये था आपका कॉन्फिडेंस? मैंने कभी ये नहीं फील किया कि मेरे पास PhD है तो मुझे इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा लाइटली या कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए मैंने बहुत कुछ छोड़ा था, ये क्लियर था। तो एग्ज़ाम देते वक्त मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा एक सॉलिड बैकग्राउंड है। मैंने कहा कि अपना
फुल 100% देते हैं। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, मेरे पास एक ऑप्शन है हाँ, जो हाँ। ठीक ठाक है। मतलब एज ऑप्शन ही देखा था आपने उसे। हाँ तो सर ये आपका ये दूसरा अटेम्प्ट था यूपी पीसीएस में, जी जी तो ये आपने दूसरे अटेम्प्ट में ये क्रैक कर लिया। जी ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया, मेंस का, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और मेंस का एग्ज़ाम करीब आने वाला था, उसी समय मेरा यूपीएससी के मेंस के रिजल्ट आए। अच्छा। तो मेरा पूरा फोकस यूपीएससी के इंटरव्यू पे चला गया क्लियर हो गया था। और मैंने यूपी पीसीएस का मेंस ढंग से नहीं लिखा, तो मेरा वहाँ मेंस नहीं हो पाया। अनफॉर्चुनेटली मेरा उस बार का यूपीएससी का अटेम्प्ट भी 19 मार्क्स से नहीं हो पाया फाइनली। बट ये था कि इस बार फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, बट यूपी पीसीएस का हो गया। तो मैंने सारा समय अपना इस एग्ज़ाम में devote किया। कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट दिया फिर। और फॉर्चुनेटली सिलेक्शन हुआ। एक आप बहुत एक टिपिकल एग्जाम्पल है जो हर एक सुनना चाहेगा, और आप बता मतलब मेरी इच्छा है कि आप बताएं कि आपका यूपीएससी का एक बार आपने इंटरव्यू दिया, जी नेक्स्ट टाइम आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ। मैं करेक्ट करता हूँ, मैंने 2021 में इंटरव्यू दिया। हाँ 2022 में मेरा मेंस नहीं हुआ। हाँ 21 नंबर से नहीं हुआ था। हाँ 2023 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। और उल्टा लेकिन progression हाँ, चल रहा था। उल्टा एकदम बिल्कुल यू कर्व। हाँ और फिर लेकिन इस बार यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो गया। तो ये था कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैंने यूपी पीसीएस का, मैं ये कहता हूँ कि मैंने मेंस यूपीएससी के भी मेंस से ज़्यादा मेहनत की मैंने इसमें, अच्छा। और शायद उसी वजह से ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाया। मतलब आपने ज़्यादा प्रेशर। हाँ मैंने सोचा कि अब कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कुछ भी कर दो, ये एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही है, नहीं तो फिर कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता और शायद आगे यूपीएससी में भी मैं अच्छा नहीं कर पाता। तो इस वजह से ये एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। सर आज का पॉडकास्ट अपन लोग यूपी पीसीएस पे ही फोकस रखेंगे, है ना, यूपीएससी को छोड़ के। ठीक है। तो यूपी पीसीएस का आपने कैसे स्टार्ट किया था जो प्रिपरेशन? या ये ट्रांजिशन कैसा था यूपीएससी टू यूपीपीसी? ठीक है, हमारा बैकग्राउंड तो 2-3 साल से यूपीएससी का था, और जनरली प्रीलिम्स या मेंस यूपी पीसीएस के वो सिमिलर सिलेबस है यूपीएससी जैसा। बट मेरा एक फ्रेंड है, उसने अभी 2 साल पहले उसने पीसीएस क्लियर किया था। तो मैं उसके टच में आया, उसने मुझे बताया कि आप कम समय में कैसे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जैसे कुछ खास तरीके की बुक्स होती हैं जो आपको यूपी पीसीएस के लिए पढ़नी पड़ती हैं। कैसी मतलब नाम? जैसे कि घटना चक्र की बुक आती है पूर्वावलोकन करके। तो उनके सब्जेक्ट वाइज होते हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स। तो उसने मुझे बताया कि इसको कैसे पढ़ना है। वो मोटी मोटी बुक्स हैं, लेकिन उसमें फोकस कुछ खास सेक्शन में ही करना है। तो वहाँ मैंने यूपी पीसीएस के लिए उन टॉपिक्स के लिए घटना चक्री पूर्वावलोकन देखी। बाकी घटना चक्री की एक मंथली मैगजीन भी आती है। तो हाँ, तो वो मंथली मैगजीन भी मैंने 6-7 महीने फॉलो किए, और कुछ मेरे उस फ्रेंड्स ने अपने बनाए हुए नोट्स भी दे दिए। तो इन तीनों की वजह से प्रीलिम्स हो पाया। और एक बार प्रीलिम्स हुआ तो फिर मेंस में जीएस के चारों पेपर सेम है, यूपीएससी और यूपी पीसीएस के। तो तैयारी अपनी सेम थी, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, लिखे। और 2 नए पेपर इस बार आए थे यूपी पीसीएस में, ऑप्शनल को हटा दिया गया था, और यूपी से रिलेटेड 2 नए पेपर आए थे। तो उसकी पढ़ाई हम लोगों ने बहुत सारे कोचिंग ने मटेरियल निकाले, उससे कुछ ऑथेंटिक बुक से तैयारी की, और फाइनली नोट्स बनाए, एग्ज़ाम लिखा, मेंस अच्छा हुआ। इसमें एक बस की एक आपने कहा कि आपको एक कोई दोस्त मिल गए जिन्होंने क्लियर की थी, तो वो जो रोल ऑफ मेंटरिंग है ना, वो कितने आपको इम्पोर्टेंट लगती है? क्योंकि गाइडेंस राइट डायरेक्शन में मुझे लगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि उसकी वजह से ही मैंने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया। नहीं तो जनरली यूपीएससी कैंडिडेट्स में ये होता है कि वो स्टेट पीसीएस को इग्नोर करते हैं। हाँ। बट उसने मुझे मोटिवेट किया और ये कहा कि अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे तो समझ लो तुम्हारी रैंक आएगी यूपी पीसीएस में। तो मैंने कहा ठीक है, पढ़ते हैं, और समय आ भी चुका था। उसने मुझे सपोर्ट किया अपने नोट्स से, खासकर मेंस में नोट्स थे, उसने काफ़ी हेल्प की, और रेगुलर हमारा इंटरेक्शन होता था, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर समय। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को कुछ अच्छे कैंडिडेट से सराउंड करें जो आपको सपोर्ट करें, और अगर कोई ऐसा हो जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया हो तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। सही बात। सर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे आपके पास तो मेंटर मतलब दोस्त था आपका जो कि बहुत अच्छा गाइडेंस है। बहुत से एस्पिरेंट है जिनके पास कोई मतलब गाइडेंस रहता नहीं है जी। और वो जब ये प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उन्हें क्या पॉइंटर्स याद रखने चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? बुक लिस्ट, सोर्सेज, कोचिंग वगैरह जो भी है,
क्या फॉलो करना चाहिए? अभी क्या है कि इस समय मैक्सिमम टॉपर्स जो टॉप करते हैं उनके वीडियोस आती हैं, हाँ, तो आप उनको देख आपके के भी उसी में भी उसी में। तो उनके वीडियोस को देख के आप कम से कम एक बुक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कि ये बुक लिस्ट होगी, और फिर वो अप्रोच भी बताते हैं कि भाई ठीक है, पहले मेंस पे फोकस कीजिए, साल 1.5 साल, साल सवा 1 साल, फिर उसके बाद प्रीलिम्स का समय आएगा तो 3 महीने प्रीलिम्स पे दीजिए, फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच क्या करना है। तो जनरली आजकल मतलब इन्फॉर्मेशन, पढ़ाई से रिलेटेड बुक लिस्ट या अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है पूरा। और नहीं होती हैं तो बहुत सारे कोचिंग भी हैं जो आजकल मेंटरशिप देती हैं, आप ऑनलाइन उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इवन अगर किसी भी जिस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम क्लियर किया है, अगर उसका नंबर या ईमेल कहीं से मिल जाए, आप उनको भी कांटेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल हेल्प करेंगे। एक जेन्युइन कैंडिडेट की हेल्प हर कोई करता है। इसमें एक रोल ऑफ जो आपने कहा कि कोचिंग में जो मेंटरशिप होते हैं, जी। आजकल लोग बहुत कोचिंग को गाली भी देते हैं कि माफिया टाइप है, लेकिन मुझे एक पॉजिटिव साइड भी है कि उनकी जो मेंटरशिप है, जी। अगर वहाँ पे आपको राइट मेंटरशिप मिल गया तो आपको कितना वो मतलब आगे ले जा सकता है। मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही होगा कि अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप उसी एम को 1.5-2 साल फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में अचीव कर सकते हैं। और अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में शुरू से ही चले गए या खुद से ही नेविगेट करना शुरू किया तो काफ़ी समय लग सकता है, 5-6 साल लग सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है राइट काइंड ऑफ मेंटरशिप। इसमें जो एक जो मेंटर थे आपके, वो जो आप लो वगैरह हिट करते थे या कुछ आपको लगता था कि अब नहीं होगा, तो जी। वो भी मोटिवेट करते थे वैसे? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि फ्रेंड्स और मेंटर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी का मेंस नहीं हुआ था, तो मेरे दिमाग में ये था कि अब मैं चलता हूँ और मैं या तो प्राइवेट जॉब या असिस्टेंट प्रोफेसर, जो मेरी पीएचडी थी, उस बेसिस पे मैं चलता हूँ, अब जॉब करता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों ने ही और मेरे ये फ्रेंड्स जो मेरे मेंटर भी हैं एक तरीके से, इन्होंने ही मुझे रोका कि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं इस रोड पे, और अब यहाँ परसिवरेंस की बात है, थोड़ी देर और रुकेंगे तो शायद कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। और फाइनली हुआ, कम से कम मुझे एक काफ़ी अच्छे रिजल्ट। शायद वो आपको जानने लगे थे कि इसका टाइम आ गया। पोटेंशियल भी दिख जाता है। जैसे सर आप तो यूपीएससी का किया तो आपने एनसीईआरटीज जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो काफ़ी अच्छे से पढ़ी होगी। हाँ हाँ। सेम चीज़ क्या यूपी में भी अप्लाई होता है, मतलब कुछ एनसीईआरटीज का ये सब? मुझे लगता है कि क्योंकि सिलेबस सेम है, आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस का देखेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस सेम है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप डाउन हो सकता है, बट क्योंकि सिलेबस सेम है तो बुक्स सिमिलर आपको रिफ़र करनी पड़ेंगी। उनको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि पेपर अलग होता है, तो यूपीएससी में आपको ज़्यादा डीप में जाना पड़ेगा, यूपीपीसीएस में थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड प्रीलिम्स खासकर, मेंस भी वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो कहीं ना कहीं वहाँ आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच अपनाना पड़ता है यूपीपीसीएस के स्टडीज़ में। अच्छा, तो प्रीलिम्स का पहले पूछ लेते हैं अपन हाँ, कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो स्ट्रेटजी है क्या हो सकती है यूपीएससी? आपकी जो हाँ, मेरे साथ एक बेनिफिट ये था कि मैंने पहले ही यूपीएससी का इंटरव्यू दिया 2 बार दे चुका था, तीसरा भी आने वाला था, तो यूपीएससी की पढ़ाई वो साथ आती ही है, सपोर्ट करती उसमें है। एक बस कि यूपीएससी में जो आपने 2 प्रीलिम्स देते ठीक हैं, है। उसमें किसी ने गाइड किया था या खुद का ही था उसमें? मेरे 2 फ्रेंड हैं जो पहले से आईएएस ऑफिसर हैं, तो उन्होंने कम से कम मुझे एक ब्रॉड आइडिया दे दिया था कि ये एग्ज़ाम क्या है। अच्छा। कम से कम उनसे 6 महीने में एक बार बात हो जाती थी और प्रीलिम से पहले थोड़ा उन्होंने ज़्यादा मुझे हेल्प की। तो मेरे पास यही सपोर्ट थे जो पहले सिलेक्टेड 2 ऑफिसर्स थे। बाकी मैंने खुद ही से की थी, अपना वही टॉपर्स के वीडियोस देखे, बुक लिस्ट बनाया और फॉलो करना शुरू किया कि एग्ज़ाम का नेचर क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, यही था। तो जहाँ तक हम लोग यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स की बात करते हैं, अगर कोई यूपीएससी का कैंडिडेट नहीं है, वो प्योरली यूपीपीसीएस कैंडिडेट है, तो कुछ बेसिक बुक्स हैं, जैसा अभी हम एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहे थे, माना कि हिस्ट्री है तो वहाँ स्पेक्ट्रम एक उसमें ऐड करना पड़ता है। तो ये बेसिक बुक्स पढ़ने के बाद घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन अभी हम बात कर रहे थे, वो बुक आप एक बार ग्लॉस कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। और फिर घटना चक्र की मंथली मैगजीन, इतना बहुत है मुझे लगता है। कोई एक न्यूज़पेपर अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ से बेसिक आप न्यूज़पेपर फॉलो करते रहिए, प्रीलिम्स इतना काफ़ी है यूपीपीसीएस के लिए। घटना चक्र बहुत डोमिनेंट प्लेयर है वहाँ। हाँ, वो मान लीजिए कि यूपीएससी में जो अच्छे अच्छे कोचिंग्स हैं उनका जो मटेरियल है, घटना चक्र एक तरीके से यूपीपीसीएस के लिए वो एक काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है, एक तरीके से कह सकते हैं। सर आपने जो प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, ये सब कैसे प्रैक्टिस किया था? यूपीपीसीएस के लिए मैंने 1 और 2 पेपर ही लगाए थे,
PY मतलब प्रीवियस हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छा। पेपर, क्योंकि 2021 का मैंने दिया हुआ था तो मैंने 2022 का पेपर और 2021 का सॉल्व किया था। बाकी मोस्टली मेरा कॉन्फिडेंस इस पे था कि मैंने यूपीएससी के पेपर्स 10 साल के सॉल्व किए हुए हैं पिछले, तो कहीं ना कहीं मतलब मैं उस एग्ज़ाम मोड में हूँ, ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए, कर लेंगे। नहीं ये सही है। और सी साइड भी होता है इसमें? हाँ इसमें भी सी सैट होता है। सी सैट में थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस था क्योंकि यूपीएससी में भी मैंने पिछले दोनों अटेम्प्ट्स में सी सैट के लिए कोई पढ़ाई नहीं की थी। अच्छा। बस ये था कि एक बार कुछ फार्मूले देख लिए थे तो जनरली उससे क्लियर होता रहता था, तो मैंने यूपी पीसीएस में भी कुछ नहीं किया था। हाँ लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जो मेरा यूपीएससी नहीं हुआ है वो शायद सी सैट की वजह से ही नहीं हुआ। हाँ मतलब काफी बहुत लोग बोलते हैं ना, मैंने थोड़े फॉर्मूले देखे थे यूपीएससी में, वो बहुत आजकल प्रॉब्लमेटिक होते जा जी। रहा है कि ये मतलब प्रीलिम्स का हो गया और उसके बाद मेंस, हाँ हाँ वो भी एक डिस्क्रिप्शन बेस्ड है आई थिंक हाँ यूपी। पूरा बिल्कुल यूपीएससी का फॉर्मेट है। हाँ तो उसका मतलब क्या आपने कैसे किया एक तो प्रिपरेशन? मैंने 2 मेंस लिखे थे इससे पहले यूपीएससी के, तो जीएस के जो चारों पेपर हैं वो सेम है, एग्जैक्टली सिलेबस ही सेम है। अच्छा। कुछ चीज़ें यूपी पीसीएस में एक्स्ट्रा हैं तो वो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। बाकी यूपी पीसीएस में इस बार 2 नए पेपर आए हैं, ऑप्शनल को हटा के यूपी से स्पेसिफिक 2 पेपर आए हैं। यूपी स्पेसिफिक मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी सब हाँ यूपी स्पेसिफिक? हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस पॉलिटी तो सारा सिक्योरिटी, चीज सब्जेक्ट वही है यूपी स्पेसिफिक? हाँ यूपी स्पेसिफिक। तो उनके लिए मैंने कुछ बुक्स हैं वहाँ से शुरू में नोट्स बनाने शुरू किए, तब तक कोचिंग के मटेरियल्स मार्केट में आने शुरू हुए तो मैंने वहाँ से रेफरेंस लेना शुरू किया और सबको कंबाइन करके अपने नोट्स बनाए यूपी स्पेसिफिक। बाकी हिंदी एक पेपर होता है यूपी पीसीएस में जो अलग होता है, तो उसके लिए भी थोड़े कुछ स्पेसिफिक बुक हैं, जैसे एक हरदेव बाहरी की बुक आती है हिंदी की, मैंने वो पढ़ी। तो वो क्वालिफाइंग होता है लैंग्वेज या मतलब? नहीं उसके मार्क्स काउंट होते होते हैं। तो इतने दिन आप में भी इंग्लिश में लिखते होगे, कुछ हाँ, प्रॉब्लम हाँ, हो गई थी? जी जी आज बिल्कुल। कुछ टाइम तो फ्रेंच भी लिखा हुआ है। तो हाँ ये हिंदी, हाँ लेकिन उसका क्वालिफाइंग नहीं है और इसके मार्क्स काउंट होते हैं तो काफ़ी सीरियसली लेना जरूरी है और मैंने मेहनत की थी उसके लिए। अच्छा। और जो 2 पेपर ऐड हुए हैं यूपी स्पेसिफिक, हाँ हाँ उनका क्या रोल है जो यूपीएससी के कैंडिडेट्स हैं हाँ हाँ उनको, मतलब जो एडवांटेज देते हैं जो यूपीएससी के हाँ, यूपी पीसीएस के कैंडिडेट्स को मुझे एडवांटेज दे रहे हैं, डेडिकेटेड होंगे। जो डेडिकेटेड उनको मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी क्रिएट Field, किया गया कि भाई यूपीएससी में हम थोड़ा अच्छा पढ़ते हैं तो ये होता है कि उनको जो एक्स्ट्रा एज है उसको हटाया जाए। और दूसरा क्योंकि आपको मोस्टली यूपी में जॉब करना है तो जाहिर सी बात है आपको यूपी की हिस्ट्री पॉलिटी इकॉनमी इन सब का आइडिया होना चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छा मतलब स्टेप लिया गया। इसमें एक और एक फैक्टर आता है कि जैसे अदर स्टेट है जो नॉन हिंदी की, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ के लोगों का ये होता है कि एक तो उनकी जो स्टेट की एग्ज़ाम होती है उसके लिए अलग पढ़ना होता है, यूपीएससी के लिए अलग। लेकिन मैंने हिंदी अगर आप आए ऊपर तो लोग यूपीएससी भी देते साइमल्टेनियसली, फिर हरियाणा की होगी, उत्तर प्रदेश की होगी, हाँ वो देते। उसका कितना बेनिफिट होता है, मतलब कोई डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने वाला होता है यूपी पीएससी में कि हाँ मुझे मैं यूपी पीएससी जी बिल्कुल होते हैं। जैसे हमारे यूपी में इलाहाबाद एक बहुत बड़ा प्रयागराज वो एक बहुत बड़ा हब है एजुकेशन का, तो वहाँ लोग यूपी पीसीएस की भी तैयारी करते, काफ़ी डेडिकेटेड तैयारी करते हैं। हम लोग तो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं बट बिल्कुल करते हैं। हाँ यूपीएससी वाले क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना टफ है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो अगर आप और भी स्टेट पीसीएस के जॉब दे पाते हैं तो बिल्कुल उनको देना सही रहेगा। कहीं ना कहीं आगे चल के आप सिविल सर्विसेज की तरीके से अपने स्टेट में अपनी सर्विस देते हैं तो देना चाहिए, बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ज़रूरी चीज़ है। एक और क्वेश्चन है मेरा मेन से रिलेटेड, जो एथिक्स का पेपर होता है जी ऐसे होता है और ऑप्शनल तो हटा दिया, लेकिन ये मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं, हाँ तो इनका क्या रोल है अच्छी रैंक लाने में? बहुत ज़रूरी है क्योंकि इथिक्स खासकर एक ऐसा पेपर है जहाँ पे आप बहुत अच्छा भी कर सकते हैं और बहुत ख़राब भी कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप इन पेपर्स में, ऐसे में, एथिक्स में अच्छा करें। एथिक्स में ऐसा होता है ना कि अरे गंदे मार्क्स आए, ये कैसे आ गए, अच्छे मार्क्स आ गए, फिर भी ये कैसे आ गए। बिल्कुल मेरा सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मेरे एथिक्स में 114 नंबर आए थे। अच्छा। और मुझे यही लग रहा था कि यार ये कैसे आ गए मैं तो सोच रहा था कि पिछली बार इतने फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे 95 आ जाए वही बहुत है। तो एथिक्स बिल्कुल ऐसा है कि वहाँ आप सर्टेन नहीं है, बट ये है कि अगर आपने एफर्ट डाला है तो वहाँ मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे एथिक्स में। और जो आंसर राइटिंग रहती है मीन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, आंसर राइटिंग मतलब एक आर्ट है मीन्स के लिए, तो
उसके लिए कैसे आपने प्रैक्टिस किया? मैं शुरू में ये बोलूँगा कि मेरा अगर यूपीएससी कोई वीक पॉइंट रहा है तो वो आंसर राइटिंग रही है। अच्छा। मुझे हमेशा से लगा कि लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट तक आते आते ये पता चला कि मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं जबकि नॉलेज ज़्यादा है। हाँ तो कारण क्या है? तो फिर दोस्तों ने और मेंटर्स ने मुझे ये बताया कि आंसर राइटिंग पे आपका फोकस कम है। तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट से आंसर राइटिंग पे काफ़ी फोकस किया और इस बार प्रीलिम्स ना होने के बाद मैंने अभी आंसर राइटिंग ज्वाइन भी की है और मैं अभी एक टेस्ट सीरीज़ मैंने अभी ज्वाइन की है। मैं उसके आंसर्स लिख रहा हूँ। तो इस बार मेरा काफ़ी फोकस है कि आंसर राइटिंग इंप्रूव किया जाए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉलेज अब हो गई है 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद, उनको ढंग से लिखना, टाइम बाउंड मैनर में लिखना, प्रेजेंटेशन अच्छा करना, क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना, ये आंसर राइटिंग से ही आएगा। ये इसमें आपने कहा कि जो आंसर राइटिंग है और मेरे पास बहुत नॉलेज है, कभी कभी बहुत नॉलेज होता है ना, हम आंसर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं। जी। ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि जैसे कहा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कैसे कुछ एक एग्जांपल बता सकते हैं कि आप अभी कुछ याद आ रहा है तो? मैं 2021 का मुझे मेरा मेंस का पेपर ही याद आ रहा है। उसमें जीएस पेपर 2 में एक पेपर था, क्वेश्चन था कि सीबीआई का जो ज्यूरिसडिक्शन है स्टेट्स में वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्टेट्स कंसेंट नहीं है। हाँ। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजमेंट देती है हम्म। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टेट का कंसेंट लिया जाए, सीबीआई वहाँ जांच कर सकती है। मैंने वहाँ पे मुझे लगा कि यार ये तो एक लाइन में इसका आंसर मैं लिखूंगा और वो था 15 नंबर का क्वेश्चन। हाँ। तो तब मैंने कुछ भी तो करके 3 पेज भर दिए थे वहाँ पे। लेकिन अब जब मेरी आंसर राइटिंग हो गई है तब मैं उसको स्ट्रक्चर कर सकता हूँ कि पहले मैं इंट्रोडक्शन में कि भाई सीबीआई है क्या, वो किस एक्ट से अपना पावर लेती है, फिर मैं स्टेट्स के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करूँगा कि भाई वो स्टेट लिस्ट में आता है, बट अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोलती है या वो स्टेट रिक्वेस्ट करता है तो सीबीआई वहाँ जाके जांच कर सकती है। तो स्ट्रक्चर अब मेरा बदल गया। पहले मैं एक लाइन में आंसर लिख रहा था, अब मैं बड़े अच्छे तरीके से मतलब आंसर address राइटिंग कर सकता आंसर राइटिंग आपको जो नॉलेज है उसे चैनलाइज कैसे करना है वो जी सिखा देते जी बिल्कुल। पहले उन्होंने एक का 3 पेजेस भर दिए थे, अब उनको पता है कि हाँ। हाँ। हैं। कैसे तो बनना। ये रिफाइनमेंट कैसे आ गया, मतलब आपने क्या काम किया खुद पे कि? बिल्कुल 2 चीज़ें थी। एक तो मैंने खुद ही से क्वेश्चन पढ़ के मैंने उसका फॉर्मेट तैयार किया ठीक। हाँ। कॉपी पे कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करूँगा। उसके बाद मैंने जो कोचिंग से आपको आंसर की मिलती है उससे मैच किया। मैंने जो बच्चे वो एग्ज़ाम लिख रहे थे मैंने उनकी भी कॉपी देखी कि उन्होंने क्या अप्रोच लिया, जो टॉपर्स थे उस टाइप टॉपर्स थे। के। हाँ। तो इन तीनों चीज़ों को सिंथेसाइज करके इवन प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स होते हैं यूपीएससी के, उनकी भी कॉपीज देखना मैंने शुरू किया। ये कुछ एरियाज थे जो मैंने नेग्लेक्ट किया था और उस सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने उन पे फोकस करना शुरू किया। टॉपर्स की कॉपी काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स देती जी है। बहुत साथ जरूरी ही साथ ये जो मॉक टेस्ट रहते हैं कोचिंग के और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मतलब आंसर लगाने रहते हैं, वो कितना रोल प्ले करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से पता चलता है कि इन्होंने इसको कैसे लिखा था कि इनको इतने अच्छे मार्क्स मिले। कई बार उनकी कॉपी से आपको कुछ डेटा फैक्ट्स भी मिलते हैं। इथिक्स के खासकर उनकी कॉपीज से आपको कोट्स मिल जाएंगे, एग्जाम्पल मिल जाएंगे, या उनकी लैंग्वेज एक। हाँ। जैसे मैं एग्जांपल दूं, कुछ साल पहले श्रुति शर्मा थे, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लाए थे। मैंने उनको देखा कि कैसे वो किसी भी डायमेंशन को 2 लाइन में एड्रेस करती हैं। एक लाइन में लिखा और फिर एग्जांपल दिए। तो ये चीज़ें मैंने ट्राई किया कि मैं भी इम्बाइब करूँगा अपने आंसर्स में, ताकि मेरे आंसर मल्टी डायमेंशनल लिखे, थोड़ा सा उसमें फैक्ट्स डेटा हो। इसका मतलब आपको रिजल्ट भी मिल गया। नहीं, इसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग यूनी डायमेंशनल रहते हैं कि 1-2 डायमेंशन पर्सपेक्टिव लिखते हैं लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा लिख देते हैं एज़ कम्पेयर टू एक टच एंड गो अप्रोच रहती है कि पॉइंट लिखा उसका छोटा सा सब्सटेंशिएशन कर दिया और दूसरे पॉइंट पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन कवर करना ज़्यादा यूज़फुल होता है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। अब मतलब यूपीएससी या यूपीपीसीएस इससे चेक कर पा रहा है कि आप उस टॉपिक के डिफरेंट डायमेंशंस को समझते हैं, होलिस्टिकली समझते हैं। केवल एक डायमेंशन लिखने से शायद जो कॉपी चेक करता है वो आपके नॉलेज को ढंग से ना समझ पाए, आपके उसको लगेगा कि आप डिटेल में नहीं जानते इस आंसर को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी क्वेश्चन में आप मल्टीपल डायमेंशंस से उसको एड्रेस कर सकें। अब ये आप
कि मेंस का आप जो टेस्ट सीरीज लगा रहे थे या प्रीलिम्स का या यूपीपीसीएस भी था, इसमें आता है एक टाइम मैनेजमेंट। जी ये सब आप कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे, आप नोट्स भी बना रहे थे, आप फिर टेस्ट सीरीज के जाके जी उनके भी नोट्स पढ़े थे। ये कैसे किया? टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या होती है वो। हाँ, ये बात तो सही है। इसीलिए मैंने जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो ही मैंने ये मेरा लगभग 1.5-2 साल का प्लान क्लियर था कि कब तक मुझे मेंस पढ़ना है, कब तक नोट्स बना लेने हैं, फिर प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, उसमें भी नोट्स बनाने हैं। तो एक पहले से स्ट्रैटेजी पूरे लगभग 2 साल की फर्स्ट अटेम्प्ट तक की पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्लियर थी। और जब मुझे लगता है कि अब ये एक ब्रीफ में आप 2 साल की एक स्ट्रैटेजी बता सकते हैं, और एक आपका डेली का टास्क क्या था कि मुझे उठ के क्या? बहुत बार ऐसा होता है कि रात को सो जाते हैं, लेकिन सुबह क्या करना है वही सुबह मैं फिर डिसाइड करूंगा, या आप बता सकते ये हैं? बहुत ज़रूरी है कि जो आज आपने डिसाइड किया कि आज मुझे करना है वो आज आप करें ही करें। और सोने से पहले ये प्लान तो होना ही चाहिए कि कल मुझे क्या करना है। एक्चुअली 6 महीने या साल भर का प्लान होना चाहिए, और फिर उसको आप माइक्रो प्लान्स में कि 1 महीने में ये करना है। जैसे मैं क्या करता था, मैं एक सब्जेक्ट एक बार पढ़ता था, उसको ख़त्म करता था। तो बुक उठाने से पहले ये होता था कि इसको मुझे 4 दिन में पढ़ देनी है या 5 दिन में। तो एक टारगेट होता है, उस टारगेट को आप अचीव करते रहिए, तो कभी ये नहीं लगेगा कि बहुत बोरिंग है या मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। आप बस उस टारगेट को अचीव करते रहिए, कभी मोटिवेशन की कमी वही वो चेकलिस्ट में एक वो राइट लगा देते ना, तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे। इसमें ये सब है कि मैंने चेक लिस्ट बना ली, मैंने वो टारगेट अचीव किया। मेरा डेली का टारगेट है 20 पेजेस, मैं पढ़ रहा हूँ, बस मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो जा नहीं रहा उसका ऐसे कभी नहीं करना है। मतलब ये होता है कि ठीक है, मेरा इसीलिए मैं ब्रॉड रखता था कि मुझे ये पेपर या ये बुक 4-5 दिन में ख़त्म कर देनी है। तो फिर किसी दिन इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो मैंने ज़्यादा पेजेस पढ़े, किसी दिन कम है तो मैं ऐसे नहीं रखता था कि आज 20 पेजेस ही पढ़ने हैं, ज़बरदस्ती पढ़ना है, वो नहीं था। एवरेज आउट हो जाता है। हाँ, तो ठीक है। इसमें अगर आपने 20 पेजेस पढ़े, मैंने आप मान लीजिए कि लक्ष्मीकांत थे, हाँ। आपकी लक्ष्मीकांत अगर आप बोले तो कितने दिन में हो सकती है वो इतनी बल्कि पढ़नी हो? एक तो अभी मेरा नहीं, थोड़ा इनिशियली आपको इंडियन पॉलिटी में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था। हाँ तो मैं सही बताऊं तो मुझे बेसिक पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब मालूम था। हाँ तो मैं जब यूरोप में था तो ही मैंने थोड़ी सी लक्ष्मीकांत पढ़ ली थी। यूरोप में हाँ, इंडियन। और 1-2 बार लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद मैंने उसके नोट्स बना लिए थे, और अभी मुझे लक्ष्मीकांत पढ़े हुए लगभग 2-3 साल हो गए। अब मैं अपने नोट्स ही देखता हूँ। मतलब रिवीजन वो बहुत इजी हो गई थी हाँ आपकी। जी। नोट्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? मैंने इलेक्ट्रॉनिकली एवर नोट पे मैंने नोट बनाए हुए हैं। ठीक तो है। एवर नोट में आप GS1 2 3 तो आप 4 शेयर कर सकते हैं क्या, ताकि हम मतलब लिंक्स डाल सकते हैं अगर कोई एक्सेस करना चाहे? ठीक है जी, बिल्कुल सेट कर सकता हूँ। ये है कि वो नोट्स उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। नहीं बिल्कुल, मतलब आप टॉपर हैं हाँ। मतलब। और लेकिन ये Credibility चीज़ मैं ये भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि जब मेरा मेंस करीब आ रहा था तो मैंने देखा कि ऑनलाइन चीज़ों को रिवाइज करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो मैंने फिर वहाँ से उनमें से कुछ चीज़ें PDF में कन्वर्ट की और प्रिंट भी निकाल लिया। अच्छा। तो ये चीज़ मैंने की थी। मैं भी ऐसे ही करता था, मतलब क्योंकि वो ऑनलाइन में रहता था, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, स्पेशली करंट अफेयर के हाँ, नोट्स में। बिल्कुल बिल्कुल। अब कहीं भी टॉपिक मतलब डायरेक्ट सर्च करो मिल हाँ। जाता है, और उसको बाद में प्रिंट आउट कर लो तो रिवीजन भी आसान हो। वैसे और एक ये आपका सब जो प्रिपरेशन किया था यहाँ पे, ये दिल्ली में किया था या आपने इलाहाबाद में, सॉरी प्रयागराज में किया था? जी, जब मैं इंडिया आया तो उस समय कोविड चल रहा था। तो मेरी शुरू की तो 8-9 महीने की पढ़ाई मेरे गांव में हुई है। अच्छा। तो वहाँ कई बार इंटरनेट की इशू होती थी या बारिश आ रही तो लाइट कट गई, तो 9 महीने तो शुरुआती मेरे गांव में गए। फिर मैं दिल्ली आया, तब तक यहाँ तब जो रिसोर्सेज थे वो मतलब हार्ड कवर वाले थे, मतलब किताबें थी, या और डिजिटली आपने स्टार्ट किया था? नोट्स तो मैं डिजिटली बनाता था, बट ये है कि वो मेरे प्रिपरेशन के शुरुआती स्टेज थी, तो मैं बुक्स से उस समय पढ़ता था और नोट्स ऑनलाइन बनाता था। लेकिन न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना होता था ऑनलाइन, या गूगल पे काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती, तो ये कुछ चैलेंज थे। बट यही है कि अगर मतलब आपको एक डेली एम है तो आप उसको अचीव करते हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया, तब तक यहाँ सेकेंड वेव कोविड का आया और मुझे खुद कोविड हो गया। तो दोबारा मुझे फिर से गांव जाना पड़ा। मैं फिर 4-5 महीने गांव रहा। फिर मुझे लगा कि एक घर में लाइट माहौल होता है, तो मैं लखनऊ आया, और मैं लखनऊ अपनी बुआ के यहाँ रहता था। तो मेरा पूरा फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट का प्रीलिम्स लगभग फैमिली इन्वायरमेंट में रहा है। सर आपका मतलब काफ़ी पैराडॉक्सिकल लग रहा है मुझे सब कुछ मामला, क्योंकि जिनका कोविड में टाइम बिगड़ा उनने प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाए, और आप उस टाइम फिर इंटरव्यू दे के आए हो। मुझे वही ये मतलब खुद को वही रिजिलियंट मतलब कैसे रखा कि हाँ यार अब ये कोविड हो गया, मैं फिर से घर से लखनऊ जा रहा हूँ, कहीं और रह रहा हूँ,
ये एक मतलब कैसे मोटिवेट रखा? जी, बहुत भाग-दौड़ थी, आप देख सकते हैं हाँ। दिल्ली, गाँव, और फिर लखनऊ। पढ़ना, मेन तो हाँ, पढ़ना भी है। मेन पढ़ाई सबसे ज़्यादा हाँ। ज़रूरी वो थी। मुझे लगता है कि अगर आपका एक एम क्लियर है, बहुत क्लियर माइंड है कि मुझे क्या करना है, हुँ, तो फिर सबके सामने कोविड आया था और लास्ट में उन 1000 बच्चों ने Select सॉरी उस समय 685 ऐसे कुछ सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने सिलेक्शन नहीं पाया। हुँ, उस कोविड में हमने मेंस एग्ज़ाम भी लिखा। बहुत सारे बच्चों ने शायद कोविड की वजह से एग्ज़ाम अपना पोस्टपोन कर हाँ। दिया। लेकिन मेरे पास पोस्टपोन का भी ऑप्शन नहीं था और ये कभी आया नहीं कि कोविड है तो मैं ना पढ़ूँ, फिर मैं करूँ क्या? ये भी तो एक था कि वो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था। तो तो मैंने पढ़ पढ़ाई लेता हूँ। हाँ, मैं उसीलिए इंडिया आए थे, ये बड़ा क्लियर था। हाँ। हमेशा मैं माइंड में ये रखता था कि मैं बहुत कुछ छोड़ के इंडिया आया हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। हुँ, तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे आपने ये बोला कि क्लैरिटी काफ़ी थी आपको, जी। और ये क्लैरिटी मतलब मेंस के आंसर में भी देखी कि आप काफ़ी अच्छे से आंसर लिखा आपने। तो ये इंटरव्यू में कैसे हेल्प किया आपको, यूपीएससी के और यूपी दोनों के इंटरव्यू में? ज़रूरी होता है क्योंकि मेरा जब उन्होंने जनरली आपके डाफ में आपका बैकग्राउंड होता है, हुँ, तो वो पूछते ही हैं ऐसे क्वेश्चन कि भाई आप तो फॉरेन से पीएचडी किए हुए हैं, और एक्चुअली ये पहला क्वेश्चन था मेरा यूपीएससी के इंटरव्यू में हुँ, कि आप फॉरेन से पीएचडी हैं और मैंने अपनी हॉबी में टीचिंग लिखी हुई थी, तो फिर आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? तो कहीं न कहीं वो मेरा जो बैकग्राउंड था, गाँव से मैं आता था, मैंने देखा कि मुझे ज़िंदगी में मेरे एजुकेशन की वजह से ऐसी फैसिलिटीज़ मिली कि मैं काफ़ी आगे अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर पाया। तो मुझे लगा कि अगर गाँव के लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ मिले, हुँ। तो वो भी अच्छा कर सकते हैं और हमारी कंट्री एज़ ए होल प्रोग्रेस कर सकती है। तो इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि सिविल सर्विसेज़ करना एक सही चीज़ है। आपने ऑनलाइन बहुत मटेरियल आप सर्च कर रहे थे, जी। तो ये जो टेम्पटेशन होता है ना कि ये भी मटेरियल ले लूँ, वो भी, वो कैसे आपने कंट्रोल किया और आपका जो सोर्स था वो फोकस कैसे रखा इस पे? ये मुझे बिल्कुल शुरू से ये क्लियर था कि एक चीज़ को एक ही जगह से पढ़नी है, मुझे 10 जगह से उसको नहीं पढ़ना, हुँ, क्योंकि फिर रिवीजन नहीं हो पाता है, आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है और लास्ट में आपको आंसर 2 पेज और 3 पेज में लिखने होते हैं। हुँ, तो मैंने शुरुआत से ही अपने सोर्सेज बहुत कम रखे और इसमें मुझे थोड़ा फ़ायदा भी हुआ कि मैं काफ़ी समय तक दिल्ली नहीं आया था। हाँ, हाँ, मैं वही बोल रहा था कि दिल्ली से तो दूर रहने हाँ, का। तो ये टेम्पटेशन नहीं थी कि मार्केट में गए तो बहुत सारा मटेरियल दिख गया, एक बार देख ही लेते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, हाँ। तो ये नहीं था। तो जो मैंने बुक लिस्ट बनाई, मैं उसी पे रहा, फिर उसमें अपने नोट्स बनाए और दिल्ली आने के बावजूद भी मैं अभी भी उन्हीं पे स्टिक करता हूँ, जबकि यहाँ बहुत सारा टेम्पटेशन है। ये स्टैटिक वाले हो गए कि जी। आपने एक नोट्स बनाए, जो एडिशनल था, जी। वो कहाँ से आप कवर करते थे? कि कुछ एडिशन है, मैं जी। कहाँ से कवर कर रहा हूँ? एक तो टेस्ट सीरीज होता है मेंस में, खासकर वहाँ कुछ अच्छे वैल्यू एडिशन मिलते हैं टेस्ट सीरीज में। प्रीलिम्स में जो कुछ हुआ तो काफ़ी सारे कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज निकलती है, वहाँ से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी कुछ लिया था। सेकंड अटेम्प्ट में मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। बाकी करंट अफेयर्स के लिए मैं द हिंदू पढ़ता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। मुझे एक्चुअली न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक भी है, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और मैं उससे अपने ऑनलाइन एवर नोट में मैं उनको इंक्लूड कर लेता हूँ। इसमें कैसे आपने डेली टारगेट रखा था कि 5-10 न्यूज़, मतलब कैसे आप पूरा एक न्यूज़पेपर वो डेली में पढ़ता था। और फिर न्यूज़पेपर के बाद मेरे एक जो आईएएस फ्रेंड थे उन्होंने बताया था कि आप इनसाइट्स का डेली न्यूज़ फॉलो कर सकते हैं। अच्छा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास टाइम था तो मैंने वो डेली न्यूज़ भी फॉलो की थी। उनके एमसीक्यू भी आती आई थिंक डेली। सर आंसर भी रहते हैं, वो लिखे थे आप? नहीं, मैं इतना नहीं कर पाया था। मैंने न्यूज़पेपर और इनसाइट का जो डेली न्यूज़ होता था प्रीलिम्स के लिए वो किया था। इंटरव्यू का बता दिया आपके। हाँ, इंटरव्यू इंटरव्यू में का कैसा यूपी? क्या एक्सपीरियंस है? एक तो बहुत अच्छा था, पहली बार मैं वहाँ गया। हाँ, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब वो ऐसा है कि वो समझ जाते हैं आपके डाफ को ही देख के कि आप हैं क्या। और मेरे बैकग्राउंड से मोस्टली क्वेश्चन थे, मैं केमिस्ट्री से था, वो भी पीएचडी था, तो जाहिर सी बात थी कि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन बनता था कि पीएचडी करके सिविल सर्विसेज क्यों, और लगभग पहले दूसरे क्वेश्चन ही यही था। ये इसका जवाब क्या था आपका कि पीएचडी करके भी सिविल सर्विसेज क्यों? मैंने इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में ही बताया था वही कि जवाब। मेरे लिए कैरियर और एजुकेशन दो अलग अलग चीज़ें थी। पढ़ने का मेरा मन था तो मैं पढ़ते गया पीएचडी तक, और एज ए कैरियर सिविल सर्विसेज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, तो पीएचडी के बाद भी मैं आया सिविल सर्विस। करियर मतलब गवर्नमेंट जॉब करियर या सोशल सर्विस एज अ करियर? पब्लिक सर्विस एज ए करियर, जिसमें आप देश के लिए ऐसे कुछ कर सकें। जैसा मैंने अभी बताया कि मैंने देखा कि गांव में लोगों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और मैं उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेके लाइफ में मैं आगे बढ़ा था। तो मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज वो मुझे अपॉर्चुनिटी देगी कि मैं गांव में लोगों को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है वो बता पाऊँ।
और एक बार शायद वो लाइट किंडल होगी एजुकेशन को लेकर के, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। जो आपने डैफ में टीचिंग डाला था, कहीं उन्होंने बूमरैंग तो नहीं किया ना कि टीचिंग भी मतलब उन्होंने कुछ पूछा इसमें क्रॉस? पहला क्वेश्चन ही यही था कि जब पीएचडी किए हैं, टीचिंग हॉबी हाँ, है, तो कहीं ना कहीं आपका कैरियर टीचिंग में होना चाहिए था, हाँ, रिसर्च में वही, होना चाहिए हाँ। था। आप सिविल सर्विसेज क्यों हैं? तो मेरा जवाब भी वही था कि सर फैमिली, मेरे गांव के बैकग्राउंड है मेरा, हाँ, और बहुत सारे बच्चों को लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो मुझे मिली। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कम से कम लोगों में वो अवेयरनेस जनरेट कर पाऊँ कि आप एजुकेशन पे फोकस रखिए, ड्रॉप मत कीजिए पढ़ाई से, उनको अच्छा हेल्थ अपॉर्चुनिटी मिले, मोटिवेट कर पाऊँ और आगे वो मतलब बढ़ आप जाएंगे। एक रोल मॉडल की तरह एक्ट कर सकते हैं अपने गांव के, स्पेशली अपने गांव के लोग। हाँ। जी बिल्कुल। तो वो तो बन गए अब। जी, जब से रिजल्ट आया है गांव में कुछ लोग हैं जो हाँ। यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको थोड़ा मोटिवेशन मिला है काफ़ी हुई। कि कर सकते हैं। एक और था ये कि जैसे आपका रिजल्ट आया तब आप दिल्ली में थे, जी। है ना, फिर आप गांव गए उसके बाद, तो कैसा लगा, मतलब गांव में क्या रिएक्शन था सबका? बहुत अच्छा था। मतलब गांव में एक दिन का एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, अच्छा। जिसमें आसपास के गांव के लोग, मेरे गांव के लोग, और फिर पापा के दोस्त, चाचा के दोस्त, ये सारे लोग आए हुए थे। तो एक छोटा सा फंक्शन था, एक दिन था, काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझे उनसे भी मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो उनसे मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ। और अभी तो डीवाईएसपी बना, तो मेरी सबसे पहली मुलाकात वहाँ के एसपी सर, उत्तर प्रदेश में जिनको कप्तान बोलते हैं, अच्छा। कप्तान साहब से ही पहली मुलाकात हुई, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया इस चीज़ को लेकर के। तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कहीं कि मैं आईपीएस को फर्स्ट प्रायोरिटी दूँ, आईएएस को सेकंड। हाँ। आप किस गांव के, गांव क्या है आपका? मेरा गांव उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है, गांव का नाम है भटपुरवा, बिल्कुल अच्छा। ईस्टर्न, देवरिया बिल्कुल ईस्टर्न यूपी में आता है। अगला जिला बिहार का ही है। अच्छा, अच्छा। जी। इसमें बैक टू बस इंटरव्यू में कुछ ऐसे हटके कुछ सवाल पूछा था या सब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही? कुछ एक आपको लगा क्वेश्चन कि था, एक क्वेश्चन था जहां मैं फंसा, और जिस वजह से ही मुझे लगता है कि मेरे इंटरव्यू में मार्क्स 151 थे, थोड़े कम रह गए। 19 नंबर से मैं फाइनली क्वालिफाई नहीं कर पाया था। एक क्वेश्चन था, और वो सिलेबस में भी इंटरव्यू के डिफाइंड है। यूपीएससी के? हाँ, यूपीएससी के, कि मोरल एंड इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। अच्छा। अब क्वेश्चन ये था कि आप आर्मी के ऑफिसर हैं, जेएनके में पोस्टेड हैं, और चारों तरफ से मिलिटेंट्स पत्थर फेंक रहे हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप किसी मिलिटेंट को अपनी गाड़ी की बोनट पे बांधिए और ले चलिए, ताकि पत्थर फेंकना बंद हो जाए। मैंने एक बार कहा, नहीं मैम, ये मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स है, आर्मी के एथिक्स है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मजबूरी है, बाकी आपके जवानों को बचाना है। फिर मैंने रेसिस्ट किया कि नहीं मैम, मेरे पास कोई और ऑप्शन होगा, ट्रेनिंग में मुझे बहुत कुछ सिखाया जाता है, पैर में गोली मारिए, हवा में फायर कीजिए। फिर भी उन्होंने कहा, रेसिस्ट किया उन्होंने, और तब तक ये था कि बाकी चारों मेंबर वो मेरी तरफ ही देख रहे थे कि अच्छा। अब ये पलटेगा, अब ये रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। तो जब मैम ने तीसरी बार बोला कि नहीं, अपने ऑफिसर्स की जान बचाना आपकी प्राइम ड्यूटी है, हाँ। तो मैंने कहा मैम, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं उसको बोनट पे बांध लूँगा। अब ये मुझे बाद में लगता है कि ये मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा। मेरे एक फ्रेंड ने, जो आईएएस फ्रेंड था, उसने एक दिन पहले मुझे ये बताया भी था। हम लोगों ने हैदराबाद का केस डिस्कस किया, और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए तुम पलटना मत, वो तुम्हें एक कॉर्नर में ले जाएंगे हाँ। और तुम्हारी इंटीग्रिटी चेक करेंगे। अब वहाँ पता नहीं चलता है कि ये इंटीग्रिटी वाला क्वेश्चन है। वहाँ पे जरा आर्गुमेंट हो गए थे। हाँ, वो तो ये था कि ठीक है, मतलब ऐसे वो चेक करते हैं, आप रेडी रहिए हर टाइप के क्वेश्चन के लिए। वैसे यूपीपीसीएस में कुछ आया था वो ऐसा? यूपीपीसीएस में कुछ ऐसा इंटीग्रिटी पे नहीं था, बट ऐसा क्वेश्चन था, मतलब कोई ऐसा कॉर्नर वाला क्वेश्चन? हाँ नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने ये पूछा था कि मोरालिटी और ऑब्जेक्टिविटी में हाँ। आप किसको प्रेफर करेंगे। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर मुझे लगा कि मोरालिटी थोड़ी सब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिविटी ठीक है, मतलब डेटा और फैक्ट्स के बेस पे आप डिसाइड करेंगे, इम्पार्शियल रहेंगे। अगर ऑब्जेक्टिविटी और इंटीग्रिटी का होता तो शायद मैं इंटीग्रिटी पे जाता, लेकिन मोरालिटी और ऑब्जेक्टिविटी में मैं ऑब्जेक्टिविटी पे गया। तो ऐसा नहीं था वहाँ की कुछ। फिर कोई यॉर्कर आया क्या? वहाँ फैक्ट्स बेस्ड थे। चेयरमैन सर ने शुरू में कुछ यॉर्कर डाले, जैसे कि मेरे फोटो पे मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ था, हाँ। तो चेयरमैन सर ने चश्मे का पावर ही पूछ लिया। या मेरा केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, तो फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज इंडिया में कहाँ, वो भी अलग अलग, नाइट्रोजन की कहाँ है, फॉस्फेट की कहाँ है, पोटास की कहाँ है। तो मुझे लगा उनका ये प्लान था कि इनको थोड़ा मैं डिस्टर्ब करूं, अच्छा। और मुझे लगा कि काम रहने की ज़रूरत है, और ठीक है, इंटरव्यू अच्छा, सही गया। बाउंसर्स आपने अच्छे से ले लिया। हाँ, मतलब मैं काम रहा, नहीं आते थे तो नहीं आया,
और आते थे तो मैंने उनको बताया। जो अभी यूपीपीसीएस का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी दे रहे हैं, और जो यूपीएससी का भी कर रहे हैं, मतलब साइमल्टेनियसली, हाँ हाँ। तो ये जो इंटरव्यू का जो आप कैसे कंपैरिजन करोगे, उनको क्या बोलोगे कि क्या? देखिए, प्रिपरेशन लगभग सिमिलर रहेगा। हम्म ये है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़े यूपी रिलेटेड क्वेश्चन या एसडीएम डीएसपी जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आप यूपीपीसीएस में आ सकते हैं। और यूपीएससी में भाई वो तो इंडिया लेवल का है, तो वहाँ इंडिया लेवल पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये मान के चलिए कि दोनों जगह रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, तो क्वालिटी ऑफ इंटरव्यू दोनों जगह सेम रहेगी और मार्क्स दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल किसी भी एग्जाम के किसी भी स्टेज को लाइटली नहीं ले सकते। हाँ, लाइट मतलब स्टेट की है तो लाइटली नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की तरह भी होती है जी बिल्कुल। है ना। लेकिन कुछ मतलब बहुत से एस्पिरेंट्स रहते हैं जो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आप मतलब कोई है सोर्स बियॉन्ड यूपीएससी करके, या यूपीपीएससी नहीं हो रहा तो दूसरी चीज़ें क्या ऑल्टरनेटिव हो सकती है एस्पिरेंट्स की? मुझे लगता है कि एग्ज़ाम आपको काफ़ी मेंटली स्ट्रांग बना देता है। और आपने अंडर ग्रेजुएशन किया होगा कम से कम, तो उसके बाद आप उस फील्ड में जाइए। या इवन मैं यहाँ देखता हूँ दिल्ली में कि अगर आपने यूपीएससी में कम से कम मेहनत से पढ़ाई की है, तो यूपी पीसीएस, क्योंकि वहाँ 40 साल एज है आपके, अगर यहाँ अटेम्प्ट ख़त्म भी हो गए हैं तो आप स्टेट पीसीएस दे सकते हैं। और मन ही नहीं रहा अगर देने का, तो भी यहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है दिल्ली में भी। या आप अपने अंडर ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी आगे जा सकते हैं। तो बिल्कुल हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कुछ सीखा है यूपीएससी या यूपीपीसीएस से, वो लाइफ में काफ़ी काम आएगा। लेकिन एक वो फाइनेंशियल प्रेशर होता है ना, जैसे जी। आपको भी थोड़ा फील जी, होने बिल्कुल, लगा था अभी बिल्कुल। अभी। तो ये फाइनेंशियल प्रेशर को कैसे हैंडल करें और साइमल्टेनियसली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ? जी बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा, मेरे ऊपर भी ये प्रेशर था। मेरे पिताजी अभी अक्टूबर में रिटायर हुए और मेरा तब यूपीपीसीएस का मेंस ख़त्म हुआ था। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने यहाँ एक कोचिंग है जिसमें एज ए फ्रीलांसर कॉपी इवेल्युएटर Evaluation. मैंने ज्वाइन किया। मैंने 3 महीने लगभग वहाँ इवेल्युएशन किया। ये मुझे क्लियर था कि मुझे कम से कम दिन में 9 घंटे पढ़ने हैं और 3 घंटे कॉपी चेकिंग के लिए देने हैं। तो आप कॉपी चेकिंग कर से आप दिल्ली में रहने का अपना फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, ये काफ़ी हेल्प करती है। वो फाइनेंशियली आपको बैक करते हैं। इसमें ये है कि टाइम से डिसीजन लेना कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे सिविल सर्विस में। हम जो करते हैं कि टाइम से एंट्री तो सब लेते हैं, एग्जिट का कब? मुझे लगता है कि मुझे एक सचिन तेंदुलकर की बात याद आती है कि जिस दिन मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं आएगा, उस दिन मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। तो मुझे भी यही लगता है, जिस दिन आप इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, कि अब पढ़ने का मन नहीं है मेरा, उस दिन आप छोड़ दीजिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ सीखा इस प्रोसेस से और वो लाइफ में आपके आगे काम आएगी। इसमें ये होता है ना कि मैं प्रोसेस को मतलब एंजॉय नहीं कर रहा, मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उनसे कैसे डील करें? मतलब कुछ भी प्रेशर, फैमिली हो सकता है, सोसाइटी, फ्रेंड्स होते हैं, समझ सकता हूँ। या ऐसा होता है कि ओआरएन से बहुत, अब आप तो ओआरएन में नहीं थे, मैंने बहुत देखे ओआरएन में रहे, अचानक से बाहर उनको निकाले तो ऐसा लगता है कि कुछ अलग दुनिया में उनका आ गया। नॉलेज तो भरपूर है लेकिन उसका यूज नहीं करते। हम लोग भी तो अपने माइंड में एक पेडिस्टल पे रख देते हैं आईएएस की नौकरी। हाँ, फिर दूसरी चीज एक्सेप्टेबल भी नहीं हाँ, नहीं होती। मुझे लगता है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो यूपीएससी का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसको ऐसी वैल्यू नहीं देना चाहिए कि वो लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है। वो एक एग्ज़ाम है और आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से की, नहीं हुआ, आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि लाइफ इससे भी बड़ी है और मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। मेरी पढ़ाई भी अंडर ग्रेजुएशन या मास्टर की है, मैं किसी भी फील्ड में जाऊंगा मैं अच्छा कर सकता हूं। तो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को आपको अपनी लाइफ से बड़ा नहीं मानना चाहिए। ये एक हमेशा कुछ ना कुछ सोसाइटी में मूवमेंट चल रही होती ना, वैसे आजकल आपको नहीं लग रहा, मतलब ऐसा ही सवाल है इंटरव्यू टाइप, कि ये भी एक मूवमेंट स्टार्ट होनी चाहिए कि सिविल या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करें, नहीं हो रहा तो छोड़ दो भाई, अब नहीं हो रहा। और एक अवेयरनेस टाइप। मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया में और खासकर यूपी बिहार में यूपीएससी का काफ़ी क्रेज है और वो शुरुआत से ही वो क्रेज स्टार्ट हो जाता है। मैंने खुद यूपीएससी का मेरा इंक्लिनेशन, क्रेज या मतलब गवर्नमेंट जॉब का इन ब्रॉड सेंस की। जी, गवर्नमेंट जॉब और उसमें भी सिविल सर्विसेज का काफ़ी फोकस है। मुझे ये लगता है कि गार्जियन और सोसाइटी को ये चाहिए कि शुरुआत से ही हर फील्ड में बच्चे को मोटिवेट करें, चाहे वो साइंस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सोशल सर्विस हो, किसी भी फील्ड में जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, आर्ट हो, ह्यूमैनिटीज़ हो। यूरोप में मैंने देखा कि
स्टूडेंट्स के ऊपर सोसाइटी का या फैमिली का ये प्रेशर नहीं है। और इस वजह से देखिए वहाँ इनोवेशन काफ़ी अच्छा है। किसी भी स्टूडेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और वो किसी भी फील्ड को चूज करता है उसमें अच्छा करता है। अपने यहाँ सोसाइटी का प्रेशर ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि सोसाइटी को इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि हर एक बच्चा यूनिक है और अब अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो किसी भी फील्ड में जाए और इम्प्रूव करे। या इसमें ये भी है ना, फॉरेन में आपने ये ऑब्जर्व किया कि वो बहुत इजीली करियर स्विच करते हैं कि जी आज कुछ ये कर रहे तो कल मे भी 2-3 साल बाद और करियर स्विच। हमारे यहाँ एक मोनोटोनस है कि अब ये कर रहा हूँ तो मैं करते ही जा रहा हूँ, वो मैं स्विच नहीं करूँगा। गवर्नमेंट जॉब में ये है, बट प्राइवेट जॉब नहीं, में इवन आप स्विच प्राइवेट कर में, सकते हाँ हैं। नहीं, प्राइवेट अलग ही फील्ड में, साइंस में अच्छा कुछ कर रहा था, मैं एकदम से दूसरे फील्ड कॉमर्स टाइप कुछ में चला गया, उसमें कुछ करने लगा। एक्चुअली ये वो माइंडसेट का इशू है। यूरोप में आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका जिस फील्ड में मन लगता है आप जा सकते हैं। यहाँ फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स वो आपको रोकेंगे कि आप रिस्क मत लीजिए, आप चेंज मत कीजिए। जबकि यूरोप में आप कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटल माइंडसेट है। एक ये बात हो गई अपनी जो स्टूडेंट्स को मूव होना है दूसरी जगह, लेकिन कुछ स्टूडेंट है मतलब नया नया है, अभी अटेम्प्ट दिया है, हो सकता है मेंस लिखा हो लेकिन क्लियर नहीं कर पाए, तो उनको क्या बोलोगे? आपके जैसे आपको आपके दोस्तों ने पर वो सपोर्ट किया था कि इतना आ गए हो आगे तो करो, जी तो क्या गाइड करोगे उन लोगों को? मैं कहूँगा उनसे कि आपने जो एम डिसाइड किया है, कुछ सोच समझ के डिसाइड किया था जब इस एग्ज़ाम में आए थे, तो कुछ भी हो जाए, चाहे फाइनेंशियल प्रेशर हो या आपका हेल्थ का इशू हो, या सोसाइटल प्रेशर हो या कैरियर हो या शादी हो, कोई भी तरीके का प्रेशर हो, आप इस एम को मत छोड़िए। आपके पास फाइनेंसेस का इशू है, आप कोई जॉब कर लीजिए, आप कॉपी चेक कर लीजिए, बट आप इस एम पे लगे रहिए। जब तक आपको लगता है कि आप इस एम की तरफ एक एक कदम रोज़ आगे बढ़ रहे हैं, तो गिव अप मत कीजिए। और मैं अपनी स्टोरी से ही बता सकता हूँ कि मेरे दोस्तों ने कैसे मुझसे कहा कि तुम ऑलरेडी इस रास्ते बहुत आगे आ चुके हो और ये जस्ट समय का, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, तुम बस लगे रहो और होगा। और फॉर्चुनेटली वो हुआ। क्या मैसेज रहेगा आपका जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, सारे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या मैसेज आपके लिए? मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम आपको लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने का अवसर देता है। तो आपने अगर ये डिसाइड किया है कि मुझे एग्ज़ाम देना है, तो पूरे मन से आप आइए इस एग्ज़ाम में, और जो कुछ भी करना है इस एग्ज़ाम के लिए 100% अपना एफ़र्ट डालिए। और मैं पूरा श्योर हूँ कि अगर आप अच्छी तरीके से पूरी मेहनत करेंगे, राइट डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, तो एक न एक दिन आप ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और आप इस नेशन को सर्व कर पाएंगे। थैंक यू रवि, हमें लोगों को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू काफ़ी सो अच्छा मच। लगा आपसे मिलके, और होप करते हैं हम कि आपका इस बार यूपीएससी भी क्लियर हो। थैंक यू और फिर से आप आ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। Thank you. थैंक यू। थैंक यू रवि।